हेलो क्लास, वेलकम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एक्चुअली इसका नाम ही बता रहा है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो जिन्हें हम नॉर्मली क्या बोलते हैं अंग्रेज, जो अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स आए थे, कैसे वो ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया के ऊपर। लेकिन ट्रेड के साथ साथ ट्रेड की बजाय उन्होंने और भी बहुत कुछ कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया, अपनी टेरिटरी ही यहाँ पे जमा ली। यहाँ पे पूरी टेरिटरी जो थी उस टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया। कैसे वो ट्रेड से, कैसे व्यापार करने से लेके उन्होंने पूरा टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। कैसे ये सब हुआ, ये चीज हम समझेंगे। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. औरंगजेब जो थे वो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे जिन्होंने इतनी बड़ी टेरिटरी जो कि इंडिया जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ था। After his death in 1707, many Mughal governors and big zamindar began asserting their authority and establish regional kingdom. जो कई सूबेदार हुआ करते थे, गवर्नर्स जिनको बना दिया करते थे, तो जब उन्होंने देखा कि औरंगजेब की तो डेथ हो चुकी है और कोई उतना स्ट्रॉन्ग लीडर अब सेंटर में है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहाँ जहाँ के वो सूबेदार थे, जहाँ जहाँ के वो गवर्नर्स थे, उन्होंने वो जगह अपनी अलग करनी स्टार्ट कर दी और अपना राज्य अलग से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से अब जो एक इंडिया था वो इंडिया ब्रेक डाउन हो गया और बहुत सारी रीजनल एम्पायर, रीजनल किंगडम खड़े हो गए, जैसे बंगाल, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, ये ऐसे रीजनल किंगडम खड़े हो गए जहाँ पे अब दिल्ली का इतना कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा। दिल्ली नो लॉन्गर फंक्शनड एज इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अब उतना बड़ा सेंटर का रोल नहीं निभा रहा था, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कैसे आती है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ देश में। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granted it the sole right to trade with the East. अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है ट्रेड करने की, मतलब व्यापार करने के लिए एक कंपनी होती है। वो कंपनी क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की जो रानी थी, उनसे वो एक अग्रीमेंट लेते हैं जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही ईस्ट में जाके ट्रेड कर सकती है। अगर आप मैप देख रहे हो तो ये रहा ब्रिटिश आइलैंड और ये रहा उसका ईस्ट, उसका पूरा ईस्ट एरिया। तो ईस्ट एरिया में इंडिया भी पड़ता है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट किया कि ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी जाके उसका ही सोल अकेला अधिकार है कि वो ईस्ट में जाके ट्रेड कर सके। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि इंग्लैंड में से कोई और कंपनी, इंग्लैंड की कोई और कंपनी जाके इंडिया के साथ या जो भी ईस्ट में देश है उनके साथ जाके ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये निकल गया था। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। ये क्या किया करते थे, इन्हें व्यापार क्यों करना था ईस्ट के साथ, इन्हें व्यापार इसलिए करना था क्योंकि ये यहाँ से सामान ले जाया करते थे, जैसे स्पाइसेस हुआ, इंडिगो, ये सारी चीज़ें होती थी। इन चीज़ों को ये यहाँ से सस्ते दामों में ले जाया करते थे और यूरोप में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दाम में बिका करती थी। तो इसलिए ये चीज़ें ले जाया करते थे और बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा के उन्हें बेचा करते थे, ठीक है, इस तरीके से। विद दिस चार्टर, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल अपने पास अधिकार रखा ट्रेड करने का। वो किसी और को सारा मुनाफा कमाने नहीं देना चाहते थे, सारा मुनाफा अपने ऊपर पास ही रखना चाहते थे, ठीक है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी को कोई ये था ही नहीं कि भाई उसको कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई उससे सस्ते प्राइस में बेच सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सोल राइट ले लिया था, उन्होंने तो राइट ही अपने ऊपर ले लिया कि बस हम कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए कंपटीशन तो वहीं पे ख़त्म हो गया।
अब मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। ये जो मर्केंटाइल हुआ करते थे, मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस की कंपनी, एक तरीके से जो आप समझ सकते हो बिजनेस जो करती है एक कंपनी, वो जो ये जो कंपनी थी ये प्रॉफिट कैसे बनाया करती थी, दूसरों को व्यापार ना करने देके। अगर दूसरे भी व्यापार करते तो वो भी बेच देते ना अपनी सस्ते दामों पे, या थोड़ा सा सस्ते दाम, मान लो मैं 50 रुपए में बेच रही हूँ, शायद वो 45 रुपीज़ में बेच देते, तो इस तरीके से मुझे नुकसान हो जाता, मेरा सामान कोई ना खरीदता, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड ही कर दिया कि कोई और आके ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो उससे क्या हुआ, अगर मैं 100 रुपए का भी बेच रही हूँ तो मुझसे खरीदना पड़ेगा 100 रुपए का ही, क्योंकि सस्ता कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, है ना। इस तरीके से वो प्रॉफिट बनाया करते थे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी मैदान में उतर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने गई हुई थी। यूरोपियन, अच्छा ओके, बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. जब तक ये लोग इंग्लैंड के लोग, उनको इंग्लिश बोलते हैं, जब तक इंग्लिश लोग इंडिया में आए केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके। केप ऑफ गुड होप ये जो आपको अफ्रीका का बिल्कुल टिप दिख रहा है, अफ्रीका की जो बिल्कुल टिप दिख रही है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। सारे जो ट्रेड रूट हुआ करते थे वो ऐसे केप ऑफ गुड होप से मुड़ के इंडिया की तरफ आया करते थे। तो जब तक वो आए तब तक तो पुर्तगीज इंडिया में आ चुके थे। आपने सुना होगा कि इंडिया की खोज किसने करी, वास्को डी गामा ने करी, ही वाज अ पुर्तगीज, ठीक है। तो पुर्तगीज जो थे वो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने गोवा में अपना बेस बना रखा था। वास्को डी गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498, जो वास्को डी गामा है उन्होंने इंडिया की खोज, मतलब सी रूट, इंडिया के सी रूट की खोज 1498 में कर दी थी। बाय द अर्ली 7th century द डच too were exploring the possibility of trade in Indian Ocean. Soon the French trader arrived on the scene. फिर पीछे पीछे फ्रेंच भी आ गए, डच भी आ गए, सब आ गए, धीरे धीरे करके सारे आ गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. जो इंडिया की जो अच्छी क्वालिटी की सिल्क है और कॉटन है उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डोमम, सिनेमन, इन सब की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये मसाले जो होते हैं, इन मसालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर ये उगते नहीं थे और ये सारे लोग इंटरेस्टेड थे इन्हीं चीज़ों को खरीदने में। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस, और इस वजह से, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों के डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से इनके भाव भी ज़्यादा बढ़ गए। एंड इसकी वजह से, इनके भाव बढ़ने की वजह से इन लोगों के प्रॉफिट कम हो गए। अब इन लोगों के प्रॉफिट कम हो गए। द ओनली वे for trading companies could flourish was by eliminating the rival competitor. इन्हें लगा कि एक ही रास्ता है प्रॉफिट कमाने का, वो है कि अगर हम कंपटीशन को ही खत्म कर दें। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading company. और इसीलिए कि कौन इस मार्केट में राज करेगा, कौन सिर्फ यहाँ से खरीदेगा, दूसरे को निकाल देंगे, तो इस वजह से इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blocked route and prevented rival ship from moving with supplies. ये क्या क्या हथकंडे अपनाया करते थे, क्या क्या चीज़ें किया करते थे, ये मतलब एक दूसरे की शिप डुबा दिया करते थे, रूट्स को ब्लॉक कर दिया करते थे, एक दूसरे की शिप को प्रिवेंट किया करते थे यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। जो ट्रेड हुआ करती थी वो पूरे आर्मी के साथ हुआ करती थी, आर्म वाले लोग रहा करते थे ट्रेडर्स को बचाने के लिए, और जो ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करती थी, मतलब जहाँ पे इनका सामान उतरा करता था पूरा,
वो ट्रेडिंग पोस्ट पर पूरी फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी, मतलब दीवारें वगैरह बनाए जाते थे, पूरा फोर्ट बनाया जाता था बचाने के लिए। This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local ruler. अब ये क्या कर रहे थे, ये हमारे लैंड पे आके, यहाँ पे आके इतना बड़ा फोर्ट बना रहे हैं, अपनी जगह को मतलब जगह घेर रहे हैं, उस पर इतने बड़ा बड़ा महल बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो लोकल रूलर हैं वो ऑब्वियस है इस बात से ऑफेंड होंगे, वो इस बात को नहीं मानते थे कि हमारे ही लैंड पे आके ऐसे कर रहे हैं। So therefore the company found it difficult to separate trade from politics. तो इस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो भी ट्रेड में इन्वॉल्व हो गई कि अब उन्हें लैंड को भी जीतना था। अब क्योंकि यहाँ के लोकल रूलर भी उन्हें तंग करते थे, अच्छा जो दूसरे देशों के मर्चेंट्स हैं वो भी उन्हें तंग करते थे, तो उन्हें लगा कि अब हम क्या करें, अब हम लैंड ही ग्रैब कर लेते हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अगर हमारी होगी तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी ट्रेड से लेके टेरिटरी की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है बंगाल से। The first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651। 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी हुगली रिवर के किनारे पे। This was the base from which the company's trader known at that time as factors operated। जो कंपनी के ट्रेडर थे वो इस जगह से ऑपरेट किया करते थे, यहाँ से ऑपरेट किया करते थे। The factory had a warehouse where goods for export were stored। जो फैक्ट्री हुआ करती थी, बेसिकली फैक्ट्री के अंदर गोडाउन हुआ करते थे, जिन गोडाउन्स के अंदर एक्सपोर्ट के लिए माल स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल स्टार्ट। और यहाँ पे ऑफिसेस हुआ करते थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल बैठा करते थे। एज द ट्रेड एक्सपैंडेड कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे उनका ट्रेड बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये लोग क्या कर रहे थे, उनकी फैमिलीज को उनके साथ यहाँ पे सेटल कर रहे थे कि यहीं पे बस जाओ कहीं फैक्ट्री के आसपास। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1696 में इन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट किया अपनी सेटलमेंट के अराउंड। 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी right over 3 villages। अब इन्होंने क्या किया, 3 विलेज खरीद लिए, जमींदारी राइट खरीद लिए तीन विलेजेस के। वो भी कैसे, वो भी मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके। तो उसमें से एक था कालिकाता विच ग्रू लेटर इनटू सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नोन टुडे। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting company the right to trade duty free। और इन्होंने कैसे ना कैसे करके औरंगजेब से भी अपनी बात मनवा ली और एक फरमान जारी करवा दिया जिसके तहत जो कंपनी है जब वो ट्रेड करेगी, ठीक है, जब वो ट्रेड करेगी तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री उसको रहेगी, वो टैक्स नहीं देने उसको। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना जमाया पूरा धंधा। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges। Aurangzeb Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। देखो जो कंपनी है वो कंपनी बार बार मतलब जितनी छूट उन्हें मिली है वो हमेशा उससे भी ज्यादा छूट चाहने की कोशिश कि भाई इतना तो मिल गया, अब इससे भी ज्यादा लेंगे, अब इससे भी ज्यादा फायदा कमाएंगे। तो जैसे कि मान लो जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो फरमान था वो कंपनी के लिए था कि मतलब जो कंपनी का माल आएगा वो टैक्स फ्री होगा, जो प्राइवेट लोग अपना माल लेके आएंगे बेचेंगे वो टैक्स फ्री नहीं था। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि जो प्राइवेट ट्रेड हो रही है, प्राइवेटली जो लोग सामान बेच खरीद रहे हैं उस पे वो कंपनी के माल पे छूट होनी थी। उन्होंने उसको मिसयूज किया, वो अपने जो उनके पास अपना साइड में धंधा चला रहे थे, जो साइड में कंपनी के अलावा कंपनी के बाहर अपना धंधा जो चला रहे थे
तो वो उसका यूज, उस फरमान का यूज उसके लिए भी करने लगे। रिफ्यूज कर देते थे टू पे द टैक्स, जिसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा था, और सरकार को तो टैक्स से ही देश चलाती है ना, तो अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो उनको तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए इनको काफ़ी नुकसान हुआ करता था। जो नवाब थे बंगाल के, मुर्शीद कुली खान को बहुत गुस्सा आया इस बात को लेके, और उन्होंने इसलिए इनके साथ काफ़ी झगड़ा भी किया, इस बात को लेके काफ़ी इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं। सो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब फाइनली ये बैटल तक चीज़ें कैसे पहुंच गई, ये हम फ्रेमवर्क तो समझ ही गए हैं, है ना, कंटेक्स्ट तो समझ ही गए हैं कि लड़ाई कैसे हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि ये लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा छूट मांग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मांग रहे हैं, हर जगह पर मतलब अपनी चलाना चाह रहे हैं, और राजा की सुन नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि झगड़ा होगा। सो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, ये तो हमें समझ आ गया है। अब इंस्टेंट देखते हैं कि उस टाइम पे क्या ऐसे इंस्टांसेस हुए जिसकी वजह से लड़ाई हुई। थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the other regional power were doing that at that time. जो मुर्शीद कुली खान थे वो काफ़ी पावरफुल इंसान थे, तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वो अपनी ऑटोनॉमी मांगने लगते हैं उस रीजन के ऊपर, अपनी पावर मांगने लगते हैं बंगाल के ऊपर, तो बंगाल के वो बन जाते हैं नवाब। उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद आते हैं अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ बंगाल। सो ये तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और इन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, ठीक है, और इन्होंने कंपनी से बहुत सारा टैक्स भी मांगा, ठीक है, और इन्होंने कंपनी को मना कर दिया कि ये कोई फोर्ट वगैरह ऐसे नहीं है कि फोर्ट बना, क्योंकि जिस जमीन की इन्होंने जमींदारी ले ली थी, कालीकटा उन सब की, कोलिकाता की उनकी जमींदारी ले ली थी, ये वहाँ पे फोर्ट बनाने लग गए थे, तो फोर्ट बनाने की थोड़ी आज़ादी दी थी, तो इस तरीके से इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, एक दूसरे के अगेंस्ट एनिमोसिटी इन दोनों के बीच में आने लग गई। तो जो कंपनी जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, वो टैक्स नहीं दे रही थी, पैसे नहीं दे रही थी, तो उसकी वजह से बंगाल के रेवेन्यू जो थे वो घटते जा रहे थे, जिसकी वजह से नवाब को लगा कि मेरी तो जैसे कोई सुनता ही नहीं है। सो इट वाज, तो इसलिए जो नवाब है वो लड़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द ऑफिशियल were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duty were removed. जो कंपनी थी वो कहती है कि हमारी तो ट्रेड तभी हो सकती है अच्छे से जब तक ड्यूटी ना हो, मतलब जब तक टैक्स ना लगे, तब तक ही हमारी जो ट्रेड है वो अच्छे से फ्लरिश कर सकती है। सो उन्होंने क्या सोच लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि हम अपने अंडर जो एरिया है, जिसके अंदर हम जमींदार हैं, जिसपे हमें कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती या कुछ है, वो एरिया हम अपना बढ़ा लें, अपना फोर्ट बना लें, ऐसा कुछ चीज़ें कर लें। तो इसकी वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नवाब के बीच और ये अंग्रेज़ों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फाइनली बैटल हुआ, प्लासी का बैटल, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ तक ही आप इसको एक रीडिंग दीजिएगा। थैंक यू सो मच।